तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसको वॉच कर कराना। अजय इस वाले लेक्चर के अंदर आपको पूरे का पूरा एक पैकेट मिलेगा, इसके अंदर 2 आर्टिकल मिलेंगे और 3 ही खाली इसके एग्जाम्पल है, मतलब आपके पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है तो 5 या 6 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे और इससे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इन फ्यूचर आपको कोई भी एग्जाम आता हो तो इस वीडियो को देखने के बाद यार आप उसको खुद से कर पाएंगे और विद लॉजिक हर एक स्टेप की यहाँ पर क्लैरिटी होगी, क्लैरिफिकेशन होगी, 100% सेटिस्फेक्शन के साथ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला जो आर्टिकल हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इनवेल्पिंग, जिसको आप इनवेल्पिंग बोलते हैं या इनवेल्पिंग कोन बोलेंगे या फिर आप इसको टेंजेंट प्लेन बोलेंगे, इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं टू द गिवन कॉन्क्वाइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है कि वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन करना चाहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट जो कि हमारे पास x1 y1 z1 आता है टू द सेंट्रल कॉनिक्वाइड जो कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो हमें यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये हमने एक सेंट्रल कॉन्क्वाइड कंसीडर कर लिया और एक हमने यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर कर लिया जो कि हमारे पास x1 y1 z1 आता है। अब जब भी आप इस P पॉइंट से कोण बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कोण क्या क्या रहता है कि एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है और एक आपके पास जनरेटर होता है। तो जहां से जो लाइन आपको दिख रही है पी के, उसको हम एज अ जनरेटर यहां पर लेने वाले और जो आपका गिवन कोनिक्वाइड होगा वो आपके पास एक गाइडिंग कर्व का काम यहां पर कर सकेगा। तो गाइडिंग कर्व हो गया आपके पास, जनरेटर हो गया आपके पास और फिक्स पॉइंट जिसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। 3 पॉइंट मिलकर आपको पूरे का पूरा आपका रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर लेट कर रखा है कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक्वाइड आप इसको नंबर 1 मार्क कर लीजिएगा और लेट करा। देखो यहाँ पर पी से लेकर एक लाइन आपकी ड्रॉ कर रही है और वो लाइन हमारे यहाँ पर क्यू पॉइंट तक चल रही है और ये जो पॉइंट पी क्यू हमने यहाँ पर शो कर रखा है कि ये आपके कॉनिक्वाइड को किसी पॉइंट इसके आज मैंने अभी डार्क कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर आप इसको टी लेट कर लेते हैं, टी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हम सिंपली पी क्यू लाइन बोलेंगे और ये बोल देंगे कि हमारा जो कॉनिक्वाइड है वो उस पी क्यू पॉइंट को के रेशियो 1 के अंदर क्या करे, डिवाइड करा। तो किस पॉइंट के ऊपर करा वो हम उसको टी यहां पर फाइंड कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हम सभी को आता है, ठीक है, वो वाला यूज कर लेंगे। तो लेट करा पी भी, अब पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 है राजी। उसके बाद आपने लेट करना है कि जो हमारा क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट जो कि हम फ्रॉम पी से ड्रॉ करते हैं टू द कॉनिक्वाइड और लेट कर रखा कि वो वाला पॉइंट विच डिवाइड्स द पी क्यू इन रेशियो के रेशियो 1 इज। तो हमने यहाँ पर जो टी पॉइंट मार्क कर रखा है कि एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी पी क्यू को के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो डियर आप कैसे निकाल सकते हो, वेरी सिंपल है। आपको यदि सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। यदि आप इस पॉइंट को पी मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को आप क्यू मार्क करते हो, यहाँ पर आपका टी आता है और ये हमारे पास के रेशियो 1 है। तो पी हमारे पास x1 है, y1 है और z1 है। जो क्यू पॉइंट हमने सिंपली x, y और z यहाँ पर कंसीडर कर रखा है। तो आपके पास कौन यहाँ पर कैसे सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी पॉइंट आएंगे, आप इस के को राजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे के और x आ जाएगा और 1 को आपको इधर मल्टीप्लाई करना है x वाले के साथ। तो 1 इंटू x1 नीचे आपका k प्लस 1 आ जाएगा। सेम आपके पास k इंटू वाई प्लस वाई वन ओवर नीचे आपके पास k प्लस 1 आ जाएगा और सेम आपके पास k इंटू जेड प्लस z1 ओवर आपका k प्लस 1 है। सो ये 10th वाला हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, वो आपने यहाँ पर यूज करना होता है। अब डियर हमने क्या कर रखा है, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर रखा है। जैसे मैंने तो आपको डायग्राम के ऊपर शो ही कर दिया कि ये पॉइंट आपका कॉनिक्वाइड के ऊपर लाइक करता है, लेकिन यदि आप इसको पहले शो नहीं करते डायग्राम के अंदर, बाद में हम कहते हो कि इट इज अ टेंजेंट और ये जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर टच करेगा। और वो टच कहाँ पर करेगा, 2 पॉइंट पर करता है, एक पॉइंट के ऊपर करता है, वो हमें नहीं पता। सिंपली हम यहाँ पर मानकर चल लेते हैं कि जो भी पॉइंट हमने यहाँ पर निकाला, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कॉनिक्वाइड 1, तो आप इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की करेंगे, z की करेंगे और क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है, ये पहली वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली आपने पुट करनी है। तो डियर हमारे पास a इंटू ये फर्स्ट आ जाएगा प्लस b इंटू सेकंड का स्क्वायर प्लस c इंटू थर्ड का स्क्वायर आ जाएगा। आप यदि डिनोमिनेटर सभी के ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आप यदि आप स्क्वायर को ओपन कर देते तो आपको यहाँ पर k प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा, इसके अंदर भी k प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा और इसके अंदर भी k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिनोमिनेटर्स है सभी का k1 स्क्वायर k1 स्क्वायर k1 स्क्वायर आ गया रहा, आप उसको कॉमन लीजिए और दूसरी तरफ राइट साइड आप इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास सामने ऐसा कुछ बन जाएगा। और डियर इतना काम करने के बाद आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जहां पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर ये x वाला दिख रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर z दिख रहा है। तो ये जैसे आप इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो आपको स्क्वायर ओपन कर देने हैं सभी के सभी। स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास k के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देखो कुछ नहीं करा, तो इधर आपका जो k वाला था इसको इन्होंने राइट लेफ्ट में लिखकर आगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर 2 नहीं आएगा आपका, जहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है, 2 0 ही आपके पास आएगा ये वाला। अब राजी आपने सभी के सभी स्केयर्स ओपन कर लेने, थोड़ा सा होमवर्क आपने खुद से करना है। जैसे आप स्केयर्स ओपन करेंगे वहां पर आपको के स्केयर वाली टर्म्स मिलेगी, तो आपने के स्केयर कॉमन निकाल के उनके कोफिशिएंट को ब्रैकेट में लिख लेना। फिर आपको के वाली टर्म्स मिलेगी, आप के को कॉमन निकाल कर उनके कोफिशिएंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और फिर आपको कुछ ऐसी टर्म मिलेंगी जिनके अंदर ना तो के आ रहा ना ही के स्केयर आ रहा, तो वो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म को ट्रीट होगी। अब यदि आप ध्यान से जहां पर इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इन के अंदर आ रहा, ठीक है जी, हमारे पास के अंदर क्वाड्रेटिक है। अब इट इज अ क्वाड्रेटिक इन के, तो इसके अंदर के की तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो लाइन वो टचिंग लाइन होनी चाहिए, ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि आपके पास कुछ केस रहे ऐसा होता तो फिर आपके पास जहां पर 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, लाइक आपके 2 डिफरेंट पॉइंट आते, तो आपके पास डिफरेंट के की वैल्यूज आती कि ये वाला पॉइंट इसको और रेशियो में डिवाइड करो, ये पॉइंट आपका किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन तब वो टेंजेंट नहीं होता। लेकिन डियर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम टेंजेंट लाइन चाहते हैं, तो आपके पास खाली एक ही पॉइंट आना चाहिए, तो लाइक के की सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज अ क्वाड्रेटिक इन के एंड बिकॉज पी क्यू टच इज द सेंट्रल कॉन्क्वेट करा, तो इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास हैज इक्वल रूट्स होनी चाहिए, के की सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब राजे किसी भी इक्वेशन यदि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि आई थिंक एक्स 4.2 के अंदर कि यदि या 4.2 के अंदर या फिर 4.3 के अंदर कि गिवन इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4ac के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर आप b की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप k को छोड़ दो, ये जो k को छोड़ दो आपको 2 मिल जाएगा, और इस पूरे का पूरा आपको यहाँ पर b मिल जाएगा प्रॉपर। और बाकी आपका a क्या आता है, यहाँ पर जो k स्क्वायर के साथ लिख रखा, और c हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली टर्म आती है, ये आप बच्चा पार्टी कर लेना। तो जैसे डियर अब यहाँ पर b का स्क्वायर कर रखे हो इज इक्वल टू ये आपका 4 आ गया, ये पूरे का पूरा a आ गया आपके, ये पूरे का पूरा c आपके पास आ चुका है। इन्होंने खाली 4 से 4 को कैंसिल कर रखा है और कोई दिक्कत नहीं, बाकी इन्होंने लेफ्ट और राइट को जस्ट घुमा कर लिखा है। यहाँ पर लेफ्ट वाला ये देखो पहले लिख रहे हैं, ये आपका पूरे का पूरा लेफ्ट वाला आ गया, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर आ गया, और उसके साथ आपके पास ये वाली चीज बचती है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये बचता है। अब डियर ध्यान से यदि आप देखोगे तो आपको क्या देखने में मिल रहा है जी, आपके पास जो गिवन सेंट्रोइड है यदि हम उसको एस से मार्क कर लेते हैं, जो भी आपको जो कॉनिक्वेट दे रखा है मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। यदि आप इसको एस लिखना चाहते हैं तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, सी जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जो दूसरी तरफ माइनस का प्लस का 1 वो इस तरफ ले आओ, तो हम इसको एस से डिनोट कर सकते हैं। और डियर जब आप इसके अंदर सेम पॉइंट जो भी पॉइंट आपका x1 y1 z1 यदि वो पुट करते हो उसको आप ऐसे डबल 1 से डिनोट कर देते हैं, जैसे ये आपका x1 स्क्वायर आ जाता है, v y1 स्क्वायर रहता है, और c z1 स्क्वायर और माइनस का 1 रहेगा। और इसी चीज को राजी हम टेंजेंट लाइन से डिनोट करते हैं, जब आप उसको s1, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, आप x स्क्वायर को x इंटू x1 से डिनोट कर देते हैं, रिप्लेस आप y स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस कर देते हो, आप z स्क्वायर को z इंटू z1 से रिप्लेस करते हो माइनस का 1। यदि आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप उनको एंड में जाकर जी वाली चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डियर जी आपके पास s हो जाएगा, और सेकंड वाला आपके पास s11 आ जाएगा, दूसरी तरफ आपको s1 का यहाँ पर स्क्वायर देखते हुए मिलेगा। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन आपके पास आ जाएगी। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से करना, एक पॉइंट पकड़ना है, एक लाइन पी को लेनी है, और एक आपने पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बेच डिवाइड योर पी की इन सम के रेशियो 1 के अंदर। फिर उस पॉइंट को निकाल कर आपने ये कहना है कि इफ इट लाइज ऑन द कॉनिक्वाइड, वहां पर पुट कर देना, उसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। और जैसे के अंदर क्वाड्रेटिक बनेंगे, आपको एक कंडीशन लगानी है कि हमारी जो पी क्यू लाइन वो टेंजेंट है, इसलिए आपके पास के की दोनों वैल्यू सेम आएगी, दैट इज आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लिखेंगे, वहां से आपके पास जो लास्ट वाला स्टेप बचता है वो आपके पास आ जाएगा s इंटू एस डबल 1 इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग आपके पास कौन आ जाएगा जी। हमारा पहला आर्टिकल हुआ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं राजे। इस 2 के अंदर हमें क्या करना होता है, यहां पर मैं दिखा देता हूं कि यहां पर आपके पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ आपको इनवेल्पिंग सिलेंडर की बात कर रखी है। वहां पर इनवेल्पिंग कौन था, यहां पर इनवेल्पिंग सिलेंडर है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग सिलेंडर हमने करनी है ऑफ द सेंट्रल कॉनिक्वाइड। यहां पर आपको सेम दे रखा है, हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस वन। अब आपका जो भी रजे जहां पर इनवेल्पिंग सिलेंडर है उसके यदि आप जनरेटर की बात करें वो हमारे पास क्या होने चाहिए, पैरेलल टू दिस लाइन होने चाहिए। तो हमें सेंट्रल कॉनिक्वाइड दे रखा है नंबर 1 है, हमें रजे इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है जो कि आप जिसके पैरेलल हमने जनरेटर को बनाना, वो हमारे पास ये वाला है।
अभी आपका जो सेंट्रल कॉन्क्वाइड होगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर, और जो लाइन हमें गिवन वो हम इसके सेंटर से पास करते हुए जे वाली हमने लाइन शो कर दी। अब इसी लाइन से लाइन के पैरेलल आप जनरेटर आप शो करोगे, ठीक है। जे वाला जनरेटर आपके पास सिलेंडर का आ जाएगा, ठीक है, जे वाला। और ये जनरेटर भी आपका किसी ना किसी गाइडिंग को फॉलो करता हुआ इस पूरे कॉन्क्वाइड के आसपास जैसे घूमेगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसे चलेगा, पर्टिकुलर एक एक्सिस होती है, वहां से ये उसके अराउंड घूमता है किसी पर्टिकुलर गाइडिंग कर्व को फाइंड करते हुए, आप फॉलो करते हैं। हमने लेट कर रखी हमारे पास x1 y1 z1 भी एनी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका जनरेटर के ऊपर होगा, और आपके पास जो लाइन जहां से बन जाएगी ना वो x1 y1 z1 से पास होगी, लेकिन साथ ही वो पैरेलल टू द गिवन लाइन होगी। तो आप उस लाइन की इक्वेशन कैसे बना पाएंगे, तो हमारे पास x माइनस x1 आ जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा, z माइनस z1 आ जाएगा, और नीचे जो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आप इस लाइन से उठा लेंगे, l उठा लेंगे, m उठा लेंगे और n उठा लेंगे, बाकी ये काम आपका सेम जाएगा। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पर प्लॉट कर रखी है, आप इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट को टारगेट करो, लाइक जो पॉइंट आपका जहां पर आएगा उसी को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, आप इसको इज इक्वल टू सम पॉइंट, आप इसको इक्वल टू के रख सकते हो। जहां पर देखो हमने जहाँ इन्होंने आर कर रखा है कि लेट कर आपकी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट पैरेलल टू लाइन दिस वन आता है, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थ्रू जो कि x1 y1 जो कि पैरेलल टू द लाइन 2 आर, आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वल टू इसको आप इसको रखेंगे। और यहाँ से आप जहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू इन टर्म ऑफ r आराम से निकाल पाएंगे। x माइनस x1 ओवर l इजकल टू r आ जाएगा, तो वहां से आपका l इंटू आर प्लस x1 ऐसी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, z की वैल्यू भी। तो राजे ये पॉइंट आपके पास, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर हम बात कर रखे हैं। इफ इट लाइज ऑन द सेंट्रल कॉनिक्वाइड, अब ये पॉइंट यदि सेंट्रल कॉनिक्वाइड के ऊपर लाई करे तो रही आपने उसके अंदर जाकर इसको पुट करना बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर देखो x की वैल्यू पुट कर रखी है, y की कर रखी है, z की रखी है। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ जो चीजें कॉमन आएंगी, जैसे इनका r कॉमन आ जाएगा, सॉरी आपको इन्होंने बस इस वन को दूसरी तरफ लेकर आ रखे हैं, और इन्होंने यहाँ पर अजय सिंप्लीफाई करना, ओपन द ब्रैकेट, और फिर आपने उतनी ही शिद्दत के साथ जैसे कि आपने पर्टिकुलर पहली इक्वेशन के अंदर अजय आपने होमवर्क करा था वही होमवर्क करना। आपने इक्वेशंस को ओपन करना है एंड देन ट्राई टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर, आर और सिंपल, लाइक आपने इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आर के अंदर, वो रिप्रेजेंटेशन आप जहां पर करेंगे। अब बिकॉज हम बार बार बोल रहे कि हम टेंजेंट लाइन की बात कर रखे हैं, टेंजेंट लाइन की बात करते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो जो लाइन आपकी टच करती है सेंट्रल कॉनिक्वाइड के ऊपर, बोला ये टेंजेंट तभी होगी यदि आर की वैल्यू आपको खाली एक ही मिलेगी, या फिर आप ये बोलो कि आर हैव इक्वल रूट्स आएंगे। और इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। तो राजी जहां पर भी आपको ये 2 इंटू दिस वन, ये वाला आपको एक तरफ करना पड़ेगा, ये आपका ए आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये लाइक ये कंबाइन होकर भी होगा, और ये आपके पास पूरे का पूरा सी। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करना होगा, और इन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो वो चीज आप करेंगे, 4 से पोस्टीरियर आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यदि आप लोकस लेंगे उस पॉइंट x1 y1 z1 का, तो राजी आपके पास अपने x1 y1 z1 को सिंपली x y z के अंदर रेंज का अपने क्या करना राजी, इसको चेंज कर देना, एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आपको लास्ट में जाकर ऐसा कुछ यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये रिजल्ट देखो, ये पहले की जैसे है, ये आपका मेन वाला s वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x था, अभी यहाँ पर ना x आपका जो पैरेलल है, राइट, देखो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर x आपका प्रोपोर्शनल टू l है, y आपका प्रोपोर्शनल टू m है, z आपका प्रोपोर्शनल टू l है। तो जहां पर आप x1, जैसे आपको लाइक मैं एक बार समझा देता हूँ, हिंट देता हूँ कि इसकी इक्वेशन फाइनल आप कैसे बना पाओगे। यहाँ पर आपका भी मिस्टेक लिख रखा है, v आ जाएगा, b वाई स्क्वायर है और c z स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 है। तो ये तो आपके पास s हो गया। जब आप S11 निकालेंगे तो अभी आप उसके अंदर ना a, तो आप x को x1 तो हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं कहीं पर, वो हमारी खुद की जम्पशन थी, लेकिन हमारा x प्रोपोर्शनल टू l, तो यहाँ पर आप l स्क्वायर कर दोगे, v और यहाँ पर m स्क्वायर कर देंगे, और c इंटू आपका z स्क्वायर, तो वहाँ पर n स्क्वायर माइनस का 1 कर देंगे। और जब आप सिंपली S1 निकालेंगे तो वहां पर हम रिप्लेस करते थे x स्क्वायर को x इंटू x1। अब की बार आप रिप्लेस करोगे x को x इंटू एल के साथ, y स्क्वायर को आप करोगे आप y इंटू एम के साथ, z स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे z इंटू एन के साथ। तो आपका जो S1 आ जाएगा डियर, वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स इंटू एल आ जाएगा, प्लस v इंटू हमारे पास y इंटू एम आ जाएगा, और c हमारे पास z इंटू एन माइनस का 1 हमारे पास j वाली वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। आपको s भी बता दिया, आपको S11 भी बता दिया, आपको S1 भी बता दिया। तो लेकिन जो आपकी इक्वेशन बनेगी फाइनल, वही इक्वेशन आपके पास आएगी कि s इंटू S11 इजकल टू S1 का आपका स्क्वायर। तो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जो भी आपके पास इनवेलपिंग आ रहे हैं उनकी इक्वेशन आपको बन जाएगी। आप नीचे जाकर देख लो, जे आपका s हो गया, जे आपका S1 हो गया, जे सॉरी S11 हो गया, जे आपके पास S1 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इनवेलपिंग सिलेंडर। तो इतना करा तो राजी थोड़ा सा शिद्दत से करना। देखो कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकती। जब आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाते हो और आपके माइंड के अंदर आप ठान लेते हो कि यार मेरे को ये करना
करना है। हाँ, हो सकता है कि वो चीज़ एक बार नहीं हो सकती, दो बार ना हो सके, 3 बार ना हो सके। अब एक तरफ आपका पेशेंस लेवल है और एक तरफ वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है। अब यहाँ से देखो कहते हैं ना, जिन लोगों ने सब्र पा लिया उन्होंने सब कुछ पा लिया ज़िंदगी के अंदर, तो आपका पेशेंस लेवल यदि जो है और दूसरी तरफ डिफ़िकल्ट लेवल, तो यदि आप पेशेंस के साथ काम करते हो और यार आप अपने पेशेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो इंस्टेड ऑफ की द डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, तो यार आप जीतोगे। यदि आपका पेशेंस लेवल कम होता होता तो जीरो हो गया, आप में पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस खत्म हो गए, तो आप इसको छोड़कर आगे चले जाएंगे और ये जीत जाएगा। ठीक है, तो हमें खुद को जिताना है, हमें खुद के लेवल को आगे लेकर जाना। तो राजी कोई भी चीज़ आप बस डटे रहो, जिंदगी में सफलता ही मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पर हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, वो सभी पॉइंट के हमने लोकस फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम विच 3 म्यूचुअल। दो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, 1 बाय 1 सेम टू सेम, एक ध्यान से करना, दूसरी एज अ होमवर्क मैं यहां पर देने वाला हूं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो टेंजेंट लाइंस कैन ड्रॉन वी टू द दिस कॉनिक्वाइड। आपने उन पॉइंट के राजे वो पॉइंट का अपने लोकस निकालना है जहां से आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन टू द कॉनिक्वाइड। गिवन कॉनिक्वाइड के ऊपर आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, उन पॉइंट का अपने कॉनिक्वाइड, उन पॉइंट का अपने लोकस निकालना है। तो आप निकालोगे कैसे? सबसे पहले तो आप यार जो मैंने आपको भी बताया कि आप इनवेल्पिंग कोन निकालो या फिर इनवेल्पिंग टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि गिवन कॉनिक्वाइड हमें ऐसा, इसको मैंने एस की फॉर्म में कर लिया कि ए एक्स स्क्वायर आ गया, वी वाई स्क्वायर आ गया, सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। मैं आपको दो एग्जाम्पल पैरेलल लेकर चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करिएगा कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन कैन ड्रॉ टू द कॉनिक्वाइड। यहाँ पर फर्क इतना है, पहले वाले का कॉनिक्वाइड आपको ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, वी वाई स्क्वायर दे रखा है, सी जेड स्क्वायर दे रखा है और इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर आपको नीचे दे रखे हैं इस फॉर्म के अंदर। दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे, बस खाली थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो जो सेकंड वाली आएगी वो आप खुद से करना। ठीक है, पहली वाली को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हर एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट यहां पर लेट करना पड़ेगा। अभी आर्टिकल हम कर आए हैं, तो हमने लेट करा पी, हमारे पास x1 y1 bz1 b एनी पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट के हम यहां पर इस पॉइंट की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहेंगे द इक्वेशन ऑफ इनवेल्पिंग कोन फ्रॉम द पॉइंट पी, और बाद में हम जाकर पी का लोकस ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन फ्रॉम पी टू द एस, तो क्या होती है, एस इंटू एस 1 होती है इज इक्वल टू एस 1 का आपका स्क्वायर आता है, जो आपने लिखना। अब एस का मीनिंग आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 आ गया। एस डबल 1 का मतलब क्या होता है, ए एक्स 1 स्क्वायर प्लस वी वाई 1 स्क्वायर प्लस सी जेड 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और एस 1 का मतलब होता है कि आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रखा है x इंटू x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर रखा है y इंटू y1 और z स्क्वायर को रिप्लेस कर रखा है z इंटू z1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर जब दोनों केस के अंदर आपकी इक्वेशन सेम बनेंगे, मैं दूसरा भी साथ में चलाता हूं। यहां पर भी लिख रखा है जी आपका पूरा का पूरा पहला s हो गया, s11 हो गया और यहां पर s1 का स्क्वायर आ गया। तो अब इसके बाद आज आपको एक छोटी सी लाइन यहां पर जा रखनी पड़ेगी कि बिकॉज इट हैज अ 3। अब यहां पर आपको क्या है, उन्होंने दे रखा है कि इट हैज 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स, इसके पास 3 परपेंडिकुलर जनरेटर है, दोनों एग्जांपल सेम है। तो देयरफॉर आज उनकी कंडीशन क्या होती है कि गिवन इक्वेशन हैज 3 परपेंडिकुलर जनरेटर, तो आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर आदि आपने उनका सम करना और इज इक्वल टू 0 कर देना दोनों के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को ढूंढना है और उनके स्क्वायर का सम आपने 0 कर देना। इतना सा ही काम आपके पास निकलता है। लेकिन यही चीज निकालने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, वो हम जहां पर दिखाएंगे कैसे। अब यहां से आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब ये दो चीजें आपके पास मल्टीप्लाई में आ रही, तो सबसे पहले जब आप ए एक्स स्क्वायर को राजे इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खाली यहां पर x को छोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा और ये पूरी की पूरी लाइन जहां पर आपको मिल जाएगी एज अ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के फॉर्म में। और दूसरी तरफ जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको पहले का स्क्वायर होगा, दूसरे का स्क्वायर होगा, तीसरे का स्क्वायर होगा, फोर्थ का। तो जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो वहां से आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी। तो इधर से आपका कोफिशिएंट आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर आ जाएगा। और इधर से यदि आप एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की बात कर रखा हूं तो यहां पर आपका ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ और जी आपका पूरे का पूरा टर्म आपका उठकर आ जाएगा। तो यहां पर देखो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के अंदर आपका ए आ रहा है और साथ में ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में हमारा ये जो
इधर वाले टर्म ये आपकी जब इधर आ जाएगी तो माइनस में आ गई, तो माइनस का ए स्क्वायर और एक्स वन स्क्वायर आ रहा, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपने एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ उसको छोड़कर जो भी उसका आपके पास कोफिशिएंट आ रहा आप उसको ही लिखोगे। तो राजे जब हम वाई वाला सर्जी करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, तो वाई वाला भी देखो ध्यान से कैसे करना है। वाई वाले केस के अंदर आपका इधर सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा, तो ये आपका बी स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर और साथ में बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको आप इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहां से सिर्फ अपने बाई स्क्वायर वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाना, जब मल्टीप्लाई करवाने जाएंगे तो आपका बी आ जाएगा, साथ में आपका पूरे का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। मैं एक चीज फिर से दिखा रहा हूं आपको, और यहाँ पर आपका बाई स्क्वायर हो गया, और दूसरी तरफ से जो चीज आपको मिल रही है वी स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई वन मिल रही है, तो आप बाई स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, आपको पूरी की पूरी ब्रैकेट ये वाली मिल रही है बी के साथ। राजी देखो बी के साथ पूरे का पूरा आपको सेट मिल रहा है, और साथ में इधर से माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड ऑन द सेम लाइन जब आप सी जेड स्क्वायर की बात करेंगे तब आपके पास सी आ जाएगा, पूरे का पूरा जो ब्रैकेट फिर से सेम आएगा, दूसरी तरफ से आपको माइनस सी स्क्वायर जेड वन स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब डियर इतना करने के बाद बाकी आपको मैं होमवर्क यदि दे दूं तो क्या आप इसको खुद से कर पाएंगे, नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पर देखो ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर, जैसे आप करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर यहां पर भी मिल जाएगा, तो ये पहली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहां पर भी आप बी, और जब इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, और ये माइनस में भी ये आपका सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी। जब आप सी को थर्ड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू जेड वन स्क्वायर ये आपका जहां से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपके पास टर्म्स बचती हैं उनके अंदर से हमने जैसे लाइक आप इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो राजे मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ इस पूरी एग्जाम्पल नंबर 1 की जो भी पोर्शन मेरे को लगता है कि ये जहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आई विल ठीक है ट्राई टू हेल्प यू। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास a इंटू ए एक्स वन स्क्वायर था, वी वाई वन स्क्वायर था, सी जेड वन स्क्वायर था और माइनस का 1 था, और साथ में हमारे पास ए स्क्वायर और एक्स वन का स्क्वायर था। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूँ, जी हमारे पास पहली वाली टर्म थी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास था यहाँ पर बी था, और फिर से आपका सेम टू सेम रिपीट होगा, वी वाई वन स्क्वायर होगा प्लस सी जेड वन स्क्वायर होगा और माइनस का 1, और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस थर्ड वाली टर्म हमारे पास थी यहाँ पर ए एक्स वन स्क्वायर था, वी वाई वन स्क्वायर था। एक्चुअली आई एम टारगेटिंग 2 एग्जाम्पल एट अ 1 टाइम, तो मैं 2 एग्जाम्पल को आपके लिए टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 करना है। तो डियर मैंने आपको बताया कि जहां से आपकी पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जहां से आपका सेकंड टर्म और जहां से आपकी थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी, इट्स ओके। उसको करने के बाद आपका ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको ए भी मिलेगा और वाई वन स्क्वायर मिलेगा, आपको ए सी मिलेगा, जेड वन स्क्वायर मिलेगा और माइनस का ए मिल जाएगा, ठीक है। और आगे वाली टर्म के साथ यदि हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट वाली टर्म के साथ, तो वो हमारे पास क्या आंसर दे रही है हमें, वो भी चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाली टर्म के साथ हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पर था हमारा ए बी आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास ए सी आ जाएगा जेड वन स्क्वायर, और माइनस का हमारे पास बी आ जाएगा, और फिर लास्ट वाली टर्म के साथ हमारे पास ए के साथ सी लग जाएगा, एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास आ जाए ए के साथ सी के साथ बी आ जाएगा, और वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का सी इज इक्वल टू 0 आपके पास ऐसा कुछ बचेगा। डियर स्टूडेंट्स इतना हो गया। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो जितने भी आपको कांस्टेंट है वो देखने को मिलेंगे, जैसे माइनस का ए आ गया, माइनस का बी आ गया, माइनस का सी, ये तीनों के तीनों आपकी राइट साइड में जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, आप x1 को यदि टारगेट करेंगे, x1 को थोड़ा ध्यान से टारगेट करना, तो मैं यदि x1 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास इसके साथ रहे ए बी बच रहा है और प्लस मेरे पास ए सी बच रहा है, ठीक है। और यदि मैं y1 को टारगेट कर रहा हूं, जहां पर y1 स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, इसके साथ मेरे पास ए बी बच रहा है और एक पास मेरे पास बी सी बच रहा है, ठीक है। यदि मैं z1 स्क्वायर को टारगेट करता हूं तो राजे मेरे पास जहां पर क्या बच जाता है, ए सी बच जाता है, और z स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर देखो ए सी था, और इधर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए सी नहीं आएगा, हाँ ये सेकेंड वाली टर्म है तो हमारा बी सी आएगा, तो जी हमारा बी सी आएगा, ठीक है, बी सी हो गया। तो हमारे पास ऐसा कुछ बच जाएगा। और जो ना हमारे पास माइनस का है, माइनस का बी, माइनस का सी है, तो वो आपके पास जो 3 कांस्टेंट हमारे पास जहां पर देखने को मिल रहे हैं, आपने कोएफिशिएंट उठाना था, तो वो भी आपको जहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ चले जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास आ जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो हमारे पास हो गया। मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से यदि आप इसको और बड़े लिखना चाहें तो जहाँ से आपका a कॉमन आ जाएगा तो b प्लस सी आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वाले के साथ b कॉमन आ जाएगा तो आपको यहाँ पर c प्लस ए देखने को मिलेगा, y वन स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड वाले के साथ आपको c कॉमन मिल जाएगा, तो a प्लस बी इंटू जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू आपको a प्लस बी प्लस सी देखने को मिलेगा। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशंस बन रही है।
तो जैसे यहाँ पर आपको x1 आ गया, y1 आ गया और z1 आ गया। तो जैसे आप इसका लोकस लेंगे तो लोकस लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू सी प्लस ए आपके पास y का स्क्वायर आ जाएगा, और c इंटू ए प्लस बी आपके पास z का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आपके पास ये वाली इक्वेशन बचेगी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर जब भी आप बुक से करते हो तो राजे थोड़ा सा ध्यान करना होता है यार, हम चीज़ों को ना सिंपली हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, हमने कहाँ पर मिस्टेक रखी वो सब कुछ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब इधर आप क्या, यदि हम जहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन रखी थी, ये आपका पहले वाला पोर्शन आ गया, ये हमारा दूसरे वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरे वाला पोर्शन आ चुका, ठीक है। इधर से पता क्या होगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जब आप इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 का जब आप करोगे तो जो आपका +1 का आ जाएगा, और दूसरी तरफ -1 का स्क्वायर वो भी +1, तो 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो गया। तो इन इक्वेशन के अंदर आपको जहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स दिख नहीं रही, इनके अंदर आपको कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रही है ना, विच इज द रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन है। और लेकिन हमारे केस के अंदर क्या आपको दिख रहा है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान से कर रहे हैं, और इधर भी देखो आपका नीचे वाला माइनस का 1 आ जाएगा, ये आपके पास, ये तो खाली पूरे का पूरा कांस्टेंट ही है और आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं। क्या हमने कोई मिस्टेक करी? बिल्कुल नहीं करी। देखो, जब आपको ने कोई मिस्टेक ही नहीं करी, फिर अपने चुपचाप जो भी आपका आंसर आपने वो लिख कर आना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। अभी जहां पर हमारे पास जो कोनिक्वाइड उन्होंने हमें लिख रखा है एस, तो हम इसको जहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारे स्टेप यहाँ पर अपने सेम टू सेम फॉलो करने हैं। जहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का लिख रहे हो, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आपके पास जहां पर क्या आ रही है, आपको ना ये वाली टर्म माइनस का 1 अंदर मिल रहा है। तो अब इस माइनस का आप करोगे क्या, जब आप ए से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यार ये माइनस ए आपका शो होगा, इधर से आपका माइनस का बी आपका शो होगा, इधर से आपका माइनस का सी आपका शो होगा। तो यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं यार बुक वालों से, तो हम एक चीज पूछना चाहेंगे यार, वो ए प्लस बी प्लस सी वो कहां पर गया। तो इधर देखो, इन्होंने इस टर्म के अंदर से ए प्लस बी सी को जहां से हटा दिया, आई थिंक दे फॉरगेट अबाउट टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो लोकस ऑफ जो पी लेंगे तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन बना रखे, लेकिन हमारे केस के अंदर ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो यार आप इसी के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको आती। यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और सेकंड वाली के अंदर यदि आप ध्यान से करेंगे तो यहाँ पर भी जब आप इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ए स्क्वायर आपका जहाँ पर आ जाएगा 1/A, और 1/B आपका यहाँ पर माइनस का ओपन हो जाएगा, और 1/C आपका माइनस का ओपन होगा। तो ये तीनों के तीनों इस तरफ माइनस है, तो दूसरी तरफ जाकर आपके प्लस के होंगे, तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/B प्लस 1/C शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शो नहीं करा। दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। उस चीज़ को आप ध्यान में करना। उसके बाद तो खाली इसका इन्होंने एल्स में रखा है, बी स्क्वायर ऊपर चल गया, सी स्क्वायर ऊपर चला गया, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। उसके बाद ये नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बना रखी है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग करना। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी जो अभी हमने यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 मिल जाती है आपको कि द सेक्शन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड। अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन ऑफ द इनवेल्पिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड, इसके अंदर ये आप क्या करने वाले हैं, आई थिंक यदि हम लेक्चर की लेंथ देखते हैं तो यार 27 के आसपास हमने अभी कर रखा है यहाँ पर, तो काफ़ी लेंथ हो जाती है इस लेक्चर की। तो मेरे को पता है बच्चे पार्टी इतने बड़े नहीं देखना पसंद करते, तो यार ये वाली पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको ना छोटे से पार्ट के अंदर आपको अलग से देने की कोशिश करता हूँ। आप अभी तक क्या करो, आपके 2 आर्टिकल कर रखे हैं, 2 एग्जाम्पल कर रखे हैं, उनको ध्यान से कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल है यार, देखो जीएनडी के अंदर एक बार आ रखी है, और इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्यों नहीं करवा रखा, इसके अंदर बहुत सारे निके निके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हमें बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। एक छोटा सा पॉइंट भी मिस करा, और यहाँ पर बुक के अंदर मिस्टेक्स मैं आपको दिखाऊंगा यार, इन्होंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी है और उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल कर आता है, फिर बाद में वो सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अभी के लिए इतना करने के लिए राजी आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। यदि आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार वो आप कर लेना, ठीक है। आप वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो यार, उसके लिए बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं करते हो यार थोड़ा सा कर लेना, हमें भी हेल्प चाहिए होती है, हमें भी यार, जैसे आपको हमारे ऊपर, जैसे आप जो ट्रस्ट ऑन अस की, सर हमें ये प्रोवाइड कराओ वो प्रोवाइड करो, तो हम सिर्फ एक बात बोलते हैं कि यार इसको शेयर करके हमें सब्सक्राइबर प्रोवाइड करवाओ। यदि आप हमें और बच्चों तक पहुंचाते हो, यदि हमारी रीच को लेकर जाते हो, तो यार ऑब्वियसली जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, जितनी डिमांड्स बढ़ेंगी यार, उतना ही हम काम कर पाएंगे। एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है यार, उसकी डिमांड ही नहीं होती, तो क्या वो चीज़ और मार्केट में आएगी? नहीं आएगी। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी यार, उस चीज़ के ऊपर आपको चीज़ें वहां पर और मिलती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यदि आप हमारा साथ देंगे तो क्या आप रेडी हो हमारा साथ देने के लिए? जो बच्चा जहां पर देखेगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर अंदर बताएंगे जस्ट सर बी आर रेडी टू सपोर्ट यू, बस आपने इतनी लाइन लिखनी है, तो यार देखो और काम बहुत होगा, ठीक है। तो थैंक यू
फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। और वो लास्ट में क्या होता है, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। लाइफ का सिर्फ एक ही फंडा होना चाहिए यार। देखो, आप किसी को पैसा देना, मेरे पास पैसा ही नहीं सर, मैं कैसे बांट सकता हूँ, लेकिन आपके पास खुशियाँ तो बांटने का एक जरिया है, तो आप लोगों को खुशियाँ बांटिए, वो पैसे से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। टेक केयर एवरीवन।